Hello friends, how are you all? Welcome once again to the history video. I hope you have done your exams well. This time I didn't wish you, sorry for that. Okay, let's start. History lesson number 11, struggle for equality. What do you mean by struggle for equality? Equality means what? इक्वालिटी का मतलब होता है दोस्तों समानता और स्ट्रगल म्हणजे जिद्दोजहद। किसके साथ समानता की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटिशर्स और अपनी। ब्रिटिशर्स ने कभी अपने को कहीं पे भी समान नहीं समझा। जहाँ पे भी कुछ भी जॉब ये वो लेवल था, ट्रेड था, सब में अपने को अंडर एस्टिमेट करते थे। तो इसीलिए इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या जिद्दोजहद की समानता पाने के लिए। आज भी दोस्तों समानता की अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में समानता के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी रेम्यूनरेशन की जब बात आती है तो लेडीज़ और जेंट्स में समानता कभी नहीं रहती है। लेडीज़ चाहे जेंट्स से अच्छा भी काम करे फिर भी रेम्यूनरेशन तो कम ही मिलता है। तो समानता की बात करें अगर तो आज भी स्ट्रगल की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये स्ट्रगल अलग थी दोस्तों। ये ब्रिटिशर्स के साथ अपनी स्ट्रगल थी। तो आइए देखते हैं समानता के लिए क्या क्या किया। तो दोस्तों आपको आशा करती हूँ जो टाइटल है स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी उसका मतलब समझ में आ गया है। तो इन द प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडिया स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम वॉज इम्पॉर्टेंट। अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें, उन्नति की बात करें, तो पॉलिटिकल फ्रीडम में स्ट्रगल बहुत ज़रूरी था। दिस स्ट्रगल वॉज बेस्ड ऑन ब्रॉड फिलोसफी ऑफ मैन्स एमेंसिपेशन। ये जो जिद्दोजहद थी, ये जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल का मतलब मेहनत भी हो सकती है दोस्तों। तो ये जो जिद्दोजहद थी ये किस पे बेस्ड ऑन ब्रॉड फिलोसफी। ब्रॉड फिलोसफी का मतलब तर्क वितर्क करना, व्याख्यान सुनना, और यानी माइंड कैसा होना, ब्रॉड होना, खुले दिमाग खुले विचार वाले होना, ऑफ मैन्स एमेंसिपिएशन। देयरफॉर in the course of the struggle, along with political dependence, there was opposition to few things like feudalism, social inequality, economic exploitation. तो इस जो स्ट्रगल की ये जो इरा था म्हणजे पीरियड था, इस पीरियड में अपोजिशन किस चीज के लिए मिला? फ्यूडलिज्म। दोस्तों फ्यूडलिज्म पहले भी वर्ड आ चुका है। तो फ्यूडलिज्म का मतलब होता है कि मालिक के नीचे नौकर। फ्यूडलिज्म में क्या होता है कि लैंडलॉर्ड के नीचे जो रहते हैं उनको स्लेव्स माना जाता है। जैसे कि अब मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन में अगर कोई काम करता है तो मैं उसको पैसे नहीं दूंगी, मैं उसको सिर्फ और सिर्फ मेरे क्रॉप्स में से कुछ भाग दे दूंगी। उसकी मेहनत का मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं रहेगा। इसको दोस्तों फ्यूडलिज्म बोलते हैं। पहले के ज़माने में सर्फ्स थे, SERFS, सर्फ्स और लैंडलॉर्ड्स थे। तो लैंडलॉर्ड्स के हाथ के नीचे जो काम करते थे उस सर्फ्स के एक्सप्लॉयटेशन को अपन फ्यूडलिज्म बोलते हैं। सोशल इनइक्वालिटी, समाज में इनइक्वालिटी म्हणजे असमानता। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किसको बोलते हैं? यही जो काम करवा के लेना और काम के अकॉर्डिंग उनको रेम्यूनरेशन नहीं देना। ये तो दोस्तों आज भी होते आ रहा है। जो भी काम करते हैं प्राइवेट में उनको उतना नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। तो इसको बोलते हैं दोस्तों इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो कुछ कुछ चीज़ें आज भी नहीं बदली है, आज भी वही है। तो इसके लिए स्ट्रगल करना आज भी ज़रूरी हो गया। तो लाइक फ्रीडम, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी हमें आज़ादी प्यारी थी उतनी ही समानता के सिद्धांत भी प्यारे हैं। From that point of view, the contribution of movements built up by various social groups such as farmers, workers, women, Dalits, etc., as well as stream of socialism giving importance to equality proves to be significant. जैसे हम हमारे लिए जैसे आज़ादी प्यारी थी वैसे ही समानता भी बहुत मायने रखती है।
आज़ादी मिली तो क्या हुआ, समानता नहीं मिली तो फिर आज़ादी मिलना कुछ मायने नहीं रखेगा दोस्तों। तो इसीलिए ये जो फार्मर्स थे, वर्कर्स थे, विमेन ग्रुप था, दलित थे, एज वेल एज स्ट्रीम ऑफ सोशलिज्म, म्हणजे समाज में कुछ वर्गों को जिनको समानता नहीं मिलती थी, उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी था। तो इम्पोर्टेंस किस पे दिया जाए दोस्तों? जेंडर इक्वालिटी भी आपने सुना है दोस्तों। जेंडर इक्वालिटी भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की फ्रीडम, है ना? तो आपको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। प्रूव्स टू बी सिग्निफिकेंट, म्हणजे आज के तारीख में अगर आपको देखना है तो ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। या समानता पाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट रियलाइजिंग इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडिया। अगर समानता का योगदान अगर समझ में नहीं आता है तो हम जो भारत को प्रवृत्ति ये प्रगति की तरफ जो लेके जा रहा है उसका कोई मायने नहीं रखेगा, फिर उसका कुछ मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। देयरफॉर लेट अस स्टडी सम ऑफ दीज मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी थी। कुछ मूवमेंट्स में दोस्तों एक तो है पीजेंट मूवमेंट, और दूसरा दूसरा है वर्कर्स यूनियन मूवमेंट, और तीसरा है सोशलिस्ट मूवमेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले पेजेंट मूवमेंट्स में क्या है। पीजेंट का मतलब होता है फार्मर। फार्मर का मतलब होता है खेती करने वाला, खेडूत। द इंडियन फार्मर्स हैड टू सफर ड्यू टू द इल इफेक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। ब्रिटिश ने जो आर्थिक पॉलिसी बनाई थी उसके परिणाम स्वरूप फार्मर्स को बहुत सारा भुगतना पड़ा। इल इफेक्ट्स, नॉट गुड इफेक्ट्स। उसके दुष्परिणाम, इल इफेक्ट्स को क्या बोलते हैं अपन? दुष्परिणाम। तो फार्मर्स को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं दोस्तों। तो क्या भुगतने पड़े हैं आइए देखते। द ब्रिटिश गवर्नमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लेंडर्स। ये जो लैंडलॉर्ड्स थे म्हणजे पैसे वाले थे, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी, या जो दूसरों को ब्याज पे पैसे देते थे, ऐसे लोगों को बहुत प्रोटेक्ट करती थी ब्रिटिश। और फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइट करती थी ब्रिटिश। ये तो आपने पहले के लेसन में भी पढ़ा है, मैंने ही आपको पढ़ाया है दोस्तों। जैसे कि पहले ज़मीन माप के नहीं लेते थे, अपने खेती का जो प्रोड्यूस आता था उस पे अपन टैक्स लेते थे। इंडिया में उस पे टैक्स लिया जाता था। लेकिन जैसे ब्रिटिशर्स ने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की तो वो ज़मीन का माप लेके उनका टैक्स फिक्स कर दिया जाता था। तुम्हारी खेती हो या नहीं हो, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है, यू हैव टू पे द टैक्स। ऐसा रूल ब्रिटिश ने बनाया। तो इसमें फार्मर का मरण हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? अगर उस साल उसकी खेती आती ही नहीं है, कुछ उपज देती ही नहीं है जमीन, तो वो क्या करेगा, कहाँ से टैक्स लाएगा? तो उसको जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। फिर अगर नहीं आया तो ज़मीन बेचनी पड़ेगी। ऐसे करके बहुत सारे फार्मर्स को बहुत सारे इल इफेक्ट्स भुगतने पड़े हैं दोस्तों। ये आपने पहले के लेसन्स में पढ़ चुका है, तो मैंने ऐसे ही आपको मेमोराइज कर दिया इसको। तो आपको क्लियर पिक्चर आ गया दोस्तों कि कैसे ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स का इल इफेक्ट्स, उनकी पॉलिसी जो थी उसकी वजह से कितने दुष्परिणाम भुगतने पड़े हैं। कितने जो फार्मर्स है ये तो बिना ज़मीन के हो गए थे, उनके पास ज़मीन ही नहीं थी, क्या करेंगे वो? और फार्मर्स है तो उनको और कुछ आता भी नहीं है, तो दे हैव टू एनी हाउ दे हैव टू डू। फिर वो दूसरे के खेती में जाके काम करे, या दूसरे से खेती ले, या उधार ले, या कुछ भी करे, तो उसको फार्मिंग ही आती है। तो ये थे सब दुष्परिणाम जो पेसेंट्स को भुगतने पड़े हैं। ऑन मेनी ओकेशंस द फार्मर रोज अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। इस नाइंसाफी में बहुत बार फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारी मूवमेंट्स की, तो कुछ उसका असर ब्रिटिशर्स पे हुआ नहीं। द peasants in Bengal formed their union and revolted against the compulsion of cultivating indigo. ये इंडिगो एक केसर क्रॉप, उसका नाम इंडिगो है। तो ये ब्रिटिश क्यों कंपल्शन करते थे? बिकॉज दिस इज अ कैश क्रॉप। ये उनको बहुत पैसा दिलाती थी जब वो उसको एक्सपोर्ट करते थे। तो ये अपने लिए कुछ भी उसको अपन खा थोड़ी सकते हैं, लेकिन फिर भी उस
को कल्टीवेट करना फार्मर्स के लिए कंपल्शन किया था, जबकि फूड ग्रेन्स के लिए कंपल्शन नहीं किया था, जो कि फूड ग्रेन्स के बिना तो चलता ही नहीं। तो ये सब इन पे इंजस्टिस करते थे। द प्ले नील दर्पण रिटन बाय दीनबंधु मित्र brought to the notice of the society the wretched conditions of the peasants producing indigo. In 1875, farmers from Maharashtra rose in revolt against the atrocities of the landlord and moneylenders. The farmers in Uttar Pradesh formed Kisan Sabha in 1918 under the leadership of Baba Ramchandra. The Mopla peasants rose in revolt in Kerala, but the British government crushed it down. म्हणजे अभी अलग अलग जो मूवमेंट्स हुई है, ये आपको दोस्तों नोट डाउन करना पड़ेगा। ये एक नील दर्पण नाम का एक नाटिका लिखी गई थी, दीनबंधु मित्र उसके म्हणजे लेखक थे। तो ये किस लिए किया गया था? ताकि समाज के ध्यान में लाना है कि कितनी बेकार कंडीशन से आज का जो पेजेंट है वो गुजर रहा है। तो 1875 में महाराष्ट्र में इन्होंने रिवोल्ट किया, उत्तर प्रदेश में 1918 में किया किसान सभा फॉर्म करके अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र, और केरला में मोपला मीन्स एक कौम है उधर, एक्चुअली फिशरमैन जो रहते हैं ना वो मोपला कौम के हैं, तो वहाँ पे पेजेंट्स भी मोपला कौम के ही है। तो उन्होंने भी किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हर एक रिवोल्ट को दबोच दिया, किसान को चुप बिठा दिया। In 1936, with the initiative of Pandit N.G. Ranga, Professor N.G. Ranga, the Akhil Bharatiya Kisan Sabha was established. Swami Sahajananda Saraswati was the president of this organization. 1936 में फिर से एक प्रोफेसर एनजी रंगा के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा बुलाई गई। स्वामी सहजानंदा सरस्वती इसके मेन प्रेसिडेंट जो रहे हैं, अध्यक्ष जो थे वो ये थे। दिस सभा प्रेजेंटेड अ डिक्लेरेशन ऑफ पेजेंट्स राइट टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन सभा ने सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही अपना प्रस्ताव रख दिया। द सेशन ऑफ द कांग्रेस was held in the rural part of Faizpur in Maharashtra. Thousands of peasants attended this session. इनको ब्रिटिशर्स ने बहुत दबाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन ये एक भी बार दबे नहीं, ये आगे आगे बढ़ते गए। तो इस बार इन्होंने फैजपुर में किया। हजारों की तादाद में सभी खेडूतों ने इस सेशन को अटेंड किया। इन 1938 द क्रॉप्स इन द ईस्टर्न खानदेश वर डिस्ट्रॉयड। 1938 में सभी जो फसल थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी खानदेश की, ड्यू टू हेवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स वॉज मिजरेबल, बहुत ही मिजरेबल म्हणजे बहुत ही दयनीय, सराहनीय उनकी परिस्थिति जो रही थी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होने से फसल पूरी बर्बाद हो गई थी। फसल बर्बाद हुई यानी किसान की हालत ख़राब होती है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इट्स अंडरस्टूड। इन ऑर्डर टू गेट द लैंड रेवेन्यू वेव्ड साने गुरुजी ऑर्गेनाइज मीटिंग। तो अभी आया प्रश्न लैंड रेवेन्यू यानी लैंड का टैक्स भरने का। तो वेव्ड म्हणजे उसको रद्द कराने का। तो ये बीड़ा उठाया साने गुरुजी ने। साने गुरुजी ने बहुत सारी मीटिंग्स भराई, प्रोसेशन, जगह जगह पे उन्होंने मेरवणुक निकाली। एट मेनी प्लेसेस ही टुक आउट मार्चेस ऑन द कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर ऑफिस तक वो लेके गए अपनी सभा। द पीजेंट्स पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर्स इन द रेवोल्यूशनरी पीरियड ऑफ 1942। तो साने गुरुजी ने क्या किया देखते हैं। साने गुरुजी बिल्ट अप द यूनिटी ऑफ द वर्कर्स। सबसे पहले उन्होंने एकता बांधी। ही ट्राइड टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ वर्कर्स यूनियन एट धुले अमलनेर। अमलनेर में उन्होंने वर्कर्स यूनियन एस्टैब्लिश किया, वो खुद उसके प्रेसिडेंट बने। ही वेंट ऑन फास्ट अन टू डेथ टू ओपन द डोर्स ऑफ विठल टेम्पल एट पंढरपुर फॉर द दलित्स। उन्होंने एक और काम भी किया है, मरणोपरंत उपवास व्रत धारण किया है उन्होंने, और बोला कि जब तक ये विठल टेम्पल के द्वार नहीं खुलते दलितों के लिए, तब तक मैं उपवास करूँगा, मैं मर भी जाऊं तो चलेगा। तो ये था कंट्रीब्यूशन साने गुरुजी का। दोस्तों आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। अब अपन दूसरे मूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। पीजेंट मूवमेंट
बहुत सारी मूवमेंट्स हुई है, 3-4 मूवमेंट्स है, तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा इसको और इसको समझना पड़ेगा और अंडरलाइन करके रखना पड़ेगा। मूवमेंट्स का कंसेप्चुअल चार्ट भी आ सकता है, मूवमेंट्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, मूवमेंट के ब्लैंक आ सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट आ सकती है। किसी भी रूप में आपको मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा तो प्लीज़ बी केयरफुल एंड रीड दैट। वर्कर्स यूनियन। In the latter half of the 19th century, textile mills, railway companies and such industries were started in India. 19th सेंचुरी के हाफ म्हणजे 1950 के बाद, उसको बोलते हैं लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो उस समय में टेक्सटाइल मिल्स खुली, रेलवे कंपनीज खुली और ऐसी बहुत सारे कारखाने खुले जो इंडिया में स्टार्ट हो गए। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1950 यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद की कहानी है। The workers' group had not roused on large scale, but in this period, efforts were made to solve the problems of workers. Sashipad Banerjee and Narayan Meghaji Lokhande. ये नारायण मेघाजी लोखंडे is also called the father of Indian workers movement. वर्कर्स मूवमेंट का फादर मानते थे क्योंकि इनका जो योगदान रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पर रहा है दोस्तों। बैनर्जी एंड नारायण मेघाजी लोखंडे ऑर्गेनाइज द वर्कर्स एट लोकल लेवल। इन्होंने लोकल लेवल पे वर्कर्स को ऑर्गेनाइज लेके फिर नेशनल लेवल तक वो लेके गए हैं। लोखंडे's contribution to the working class was so valuable, बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत ही अनमोल रहा है इनका जो योगदान है। इसीलिए इनको वाई आपको क्वेश्चन आ सकता है, वाई नारायण मेघाजी लोखंडे इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन वर्कर्स, या फिर फादर ऑफ इंडियन वर्कर नेम द फॉलोइंग। फादर ऑफ इंडियन वर्कर मूवमेंट कौन था? तो आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों नारायण मेघाजी लोखंडे। तो कृपया इसको अंडरलाइन करिए और समझने की कोशिश करिए। मैं जहाँ जहाँ हो सके मैं क्वेश्चंस आपको फ्रेम करके दे रही हूँ, तो टेक्सचुअल क्वेश्चन ज़रूर आएंगे दोस्तों और आपको आंसर करने में आसानी होगी अगर आप इसको अंडरलाइन करते हैं। तो आइए जानते हैं, थोड़ी बहुत जानकारी है नारायण मेघाजी लोखंडे के में इसमें डू यू नो वाले कॉलम में। द नेटिव प्लेस ऑफ नारायण मेघाजी लोखंडे वॉज कंसेर near the Saswad in Pune district. He formed the mill workers union known as Bombay Mill Hands Association. उन्होंने एक वर्कर्स यूनियन बनाया था। यूनियन म्हणजे एकजुट रहना, फिर एक जाता है उसमें से मांगे पूरी करवाने के लिए, उसको वर्कर्स यूनियन बोलते हैं। और अगर काम नहीं करेंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं दोस्तों वर्कर्स यूनियन। आपने AITUC जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन वर्कर्स यूनियन आपने देखा होगा और सुना भी होगा। तो ये भी एक बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन करके इन्होंने एक वर्कर्स यूनियन खोला। कृपया इसको अंडरलाइन करिए। इन 1890 दिस वर्कर्स यूनियन इज बिलीव्ड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट इन इंडिया। 1890 में दोस्तों ये हुआ है, तो ये आज़ादी के पहले का है। He was also the chairman of Mumbai branch of सत्यशोधक समाज founded by महात्मा फुले। आपने सत्यशोधक समाज के बारे में तो सुना ही होगा दोस्तों। तो ये उसमें एक वर्कर थे। Due to his efforts, from 10th June 1890, the workers started getting weekly holiday on Sunday. देखो 10th जून 1890 तक वर्कर्स को संडे भी हॉलीडे नहीं मिलता था। तो इनकी बदौलत, इनके मेहनत की बदौलत दोस्तों इनको संडे हॉलीडे मिलने लग गया। At the same time, an agitation was launched against the wretched conditions of the tea plantation workers in Assam. उसी समय में दोस्तों यानी 1990 के समय में ही 1890 में ही एक और आंदोलन छेड़ा गया। तो वो किसके लिए था? तो टी प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, जो प्लक करते हैं ना, टी प्लांट करना मुझे प्लकिंग करना पड़ता है टी प्लांट को, तो उनकी जो बहुत खराब कंडीशन थी उनके लिए दोस्तों एक आंदोलन चलाया गया। इन 1899 द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर GIP का मतलब होता है दोस्तों ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे वर्कर्स कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक फॉर देयर डिमांड्स। और एक आंदोलन छेड़ा गया रेलवे वर्कर्स की तरफ से, तो उन्हें मांगे पूरी करो का उनका नारा था। During the anti-partition movement, workers carried out strikes from time to time in support of स्वदेशी। तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जब हुई थी
उस समय में वर्कर्स ने बहुत जगह जगह पे स्ट्राइक म्हणजे आंदोलन छेड़ा और स्वदेशी मूवमेंट का बहुत साथ दिया. स्वदेशी मूवमेंट. After the First World War, due to industrialization, there was a rise of worker class in India, and then a necessity for nationwide worker union was felt. पहला महायुद्ध 1914 में हुआ था दोस्तों. तो ये जब खत्म हुआ तब ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब प्रगति बहुत हो गई थी तो कारखाने जगह जगह पे हो रहे थे, तो देर वॉज अ राइज ऑफ वर्कर क्लास. ये कामगार कौम बोलते हैं इसको. वर्कर क्लास का मतलब होता है कामगार कौम, मजदूर कौम. तो इनका एक नेशन वाइड वर्कर यूनियन की ज़रूरत महसूस की गई, क्योंकि इनके हक बहुत छीन लिए गए थे और इनको हक दिलाना बहुत ज़रूरी था. तो मैं बात कर रही थी आपको AITUC के बारे में, जो कि विद द नेसेसिटी इन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नाम की एक संस्था स्थापित की गई दोस्तों. NM जोशी हैड अ मेजर रोल इन वर्किंग ऑफ AITUC. AITUC आज भी है दोस्तों. तो इनके तब के प्रेसिडेंट रहे हैं NM जोशी. उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था. लाला लजपत राय भी इसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं फर्स्ट सेशन ऑफ AITUC. He told the workers to actively participate in the national movement. उन्होंने वर्कर्स को बोला था कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना वर्कर्स मूवमेंट के लिए. तो दोस्तों, श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद सच सोशलिस्ट लीडर्स बाय स्प्रेडिंग द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अमॉन्ग द वर्कर्स. श्रीपद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद जैसे सामाजिक नेताओं ने समाज की जो आइडियोलॉजी थी, समाज के जो सिद्धांत थे, वो वर्कर्स को बताए और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म किया. इन 1928 मुंबई मिल वर्कर्स यूनियन वेंट ऑन स्ट्राइक फॉर 6 months. 6 महीनों के लिए मिल वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए. दोस्तों, इसमें नुकसान वर्कर्स का भी होता है, लेकिन अगर मांगे पूरी करवाना है तो ये बहुत ज़रूरी है. ये आज भी अगर आपको कोई मांगे पूरी करवाना है तो ऐसे स्ट्राइक्स बहुत ज़रूरी है. Many such strikes were made by railway workers, जूट मिल वर्कर्स एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे स्ट्राइक्स किए गए रेलवे वर्कर्स द्वारा, जूट मिल वर्कर्स द्वारा. द गवर्नमेंट वॉज डिस्टर्ब टू सी द ग्रोइंग स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स मूवमेंट. गवर्नमेंट बहुत हिल जाती है दोस्तों ऐसे में. 1928 म्हणजे आज़ादी मिलने की ही थी, तो गवर्नमेंट को इन्होंने वर्कर्स ने स्ट्राइक कर करके हिला दिया था. टू सप्रेस दिस लेजिस्लेशन, इसको दबोचने के लिए कोशिश की गई. द वर्कर स्ट्रगल प्रूव टू बी सपोर्टिव टू द नेशनल मूवमेंट. लेकिन वर्कर्स की जो मेहनत थी, जो स्ट्रगल थी, जो जिद्दोजहद थी, ये सपोर्टिव बना नेशनल मूवमेंट के लिए. तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सोशलिस्ट मूवमेंट के बारे में. तब तक दोस्तों, ये 2 मूवमेंट पढ़िए और अंडरलाइन करिए जो मैंने बोला है, और कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की. ओके देन, हैव अ गुड डे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.